हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सके और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव एंड ऑसिलेशंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी एंड वेव इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और वेव इंटेंसिटी को हम एनर्जी फ्लक्स या फिर एनर्जी करंट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी डेंसिटी एंड वेव इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है वो कंसिडर करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये है हमारे पास ओरिजिन ओ ऑफ डिस्टरबेंस। इस पॉइंट से हमारे पास वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, और ये वेव्स जो हैं वो एक मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, और मीडियम यहाँ पर एक इलास्टिक मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा क्या, जब एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में से प्रोपोगेट करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वेव जो है वो पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। अब पार्टिकल्स को तो एनर्जी वेव्स ने दी है, वेव को एनर्जी कहां से मिलेगी, वेव को एनर्जी मिलेगी सोर्स ऑफ द वेव से। इस तरह से आपका मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा जूल पर मीटर क्यूब। तो इसी एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी स्टार्टिंग आप कहां से करेंगे। व्हेन अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एडवांसेस थ्रू अ मीडियम इट सेट्स मोर एंड मोर पार्टिकल्स इनटू वाइब्रेशन। जब भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में से पास होती है या प्रोपोगेट करती है, तो वो वहां पर क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस वाइब्रेशंस एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, और उनका वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो पार्टिकल जो है वो इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। ये लाइन जो है वो पार्टिकल्स की मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। As a result, there is a transfer of energy from one part of the medium to the another in the direction of propagation of the wave. इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस के कारण इन पार्टिकल्स के अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के कारण जो एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होती रहती है उस मीडियम में जिस मीडियम में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स को एनर्जी मिली है वेव से, और वेव को एनर्जी कहां से मिलेगी, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से मिलेगी, जो कि हमने O पॉइंट पर रखा हुआ है। सोर्स ऑफ द वेव इज सिचुएटेड एट पॉइंट O। द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी होगी उसमें से कुछ पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी का होगा और कुछ पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। मींस पार्टिकल्स दोनों तरह की एनर्जी जो है वो पोजेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड अप करके हमें पार्टिकल की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव व्हिच इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है total energy of the particles divided by volume, means total energy of the particles per unit volume and its unit is joule per meter cube। total energy का ऐसा यूनिट जूल होगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा। तो क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा जूल पर मीटर क्यूब। Consider an elastic medium through which a wave is propagating in positive x direction। तो हमने यहाँ पर एक मीडियम कंसिडर कर लिया है जिसमें से वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही हैं, और वेव का प्रोपोगेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है।
कंसिडर अ पार्टिकल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन O। तो हम यहाँ पर एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे इस x डिस्टेंस पर, जो कि डिस्टेंस हमने मेजर किया है फ्रॉम ओरिजिन O। तो जब यहां से O पॉइंट से वेव निकलकर कुछ समय बाद इस पार्टिकल तक पहुंचेगी, तो इस पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी वेव, और ये पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। द डिस्टर्बेंस एट O मूव्स एंड रीचेस पॉइंट P आफ्टर अ व्हाइल एंड सेट्स द पार्टिकल टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। डिस्टर्बेंस जो है वो O पॉइंट से चलेगी और कुछ समय के बाद वो P पॉइंट पर पहुंचेगी, और P पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो P पॉइंट पर सिचुएटेड पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, जिसके कारण पार्टिकल जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, मान लीजिए ये पार्टिकल है और t टाइम पर पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिसे हम डिनोट करेंगे y से, वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, जहां पर a है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और k जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिएगा, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन O पर किसी भी टाइम t पर, उसका एक्सप्रेशन जो है वो लिख लिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव करना होगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू dy बाय dt, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिलेगा d बाय dt ऑफ a sin ओमेगा t माइनस kx, इसका आपको डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos एंगल ओमेगा t माइनस kx ऐसे रहेगा। अब हमें इसका करना होगा डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा, सो v की वैल्यू आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल a, जो कि होगा हमारे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv बाय dt, यहां से v की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो तो आपको मिलेगा d बाय dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। अब हमें इस पूरी टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, a ओमेगा कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin ओमेगा t माइनस kx, फिर एंगल का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं, a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t माइनस kx, बट a sin ओमेगा t माइनस kx इसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह हम y पुट कर देंगे, सो a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल हमेशा किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वेव से एनर्जी लेकर पार्टिकल यहां से यहां चला गया, बट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो ये नीचे आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर और अपनी पोजीशन को ओवरशूट करते हुए नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता रहेगा। नाउ कंसीडर अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ द मीडियम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपने क्या करना है, जिस मीडियम में से ये वेव प्रोपगेट कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उस मीडियम का एक सिलिंड्रिकल रीजन कंसीडर करना है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो 1 होगा, मींस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल रीजन कंसीडर कर लिया है। लेट dx बी द थिकनेस ऑफ थिन लेयर ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास एक लेयर है जो कि इस सिलिंड्रिकल रीजन की एक लेयर है जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है। अब हम इस लेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ थिन लेयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास थिकनेस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिन लेयर के वॉल्यूम को हम dv से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू थिकनेस dx है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सिलेंडर का यूनिट रखा है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह, सो dv विल बी इक्वल टू dx। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इस थिन लेयर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, अब हमें इस थिन लेयर का मास फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। हमने मान लिया कि जिस मीडियम में से ये वेव प्रोपगेट कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी है रो।
वॉल्यूम ऑफ थिन लेयर जिसे हम डीएम से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द थिन लेयर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास मिल जाता है, क्योंकि डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम मास निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो मास मिल जाएगा आपको। सो डीएम विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम था थिन लेयर का हमारे पास dx, अभी हमने पिछले सेक्शन में ही फाइंड आउट किया था, और डेंसिटी हमारे पास मीडियम की रो, तो डीएम विल बी इक्वल टू रो dx, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब इस थिन लेयर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास थिन लेयर का लेना है आपने, सो डीएम लिखा हमने, वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है v, तो यहाँ पर हमने v स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर हम डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ डीएम की वैल्यू हमारे पास है रो dx, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली हुई है a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है ये बहुत ही थिन लेयर है, जितने भी पार्टिकल्स इस थिन लेयर में होंगे हम मान सकते हैं उन सबकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। तो इस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन सबकी वेलोसिटी जो है वो हम ये कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई हाफ रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड आउट करनी है इस थिन लेयर की पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि इन वेव्स के द्वारा इस थिन लेयर पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द थिन लेयर, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लेना है आपको, थिन लेयर का लेना है dm। सो F इज इक्वल टू dm इनटू एक्सेलरेशन। सो dm हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास रो dx, और एक्सेलरेशन हम पिछले सेक्शन में निकाल चुके थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर y था एक्सेलरेशन हमारा। सो F विल बी इक्वल टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर y dx, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स इस फोर्स का क्या रिजल्ट निकलेगा, ये फोर्स क्या करेगी, इस थिन लेयर को डिस्प्लेस करेगी। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। तो इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्कडन कितना होगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन इन डिस्प्लेसिंग थिन लेयर थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy इज गिवन बाय, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन को हम डिनोट कर रहे हैं dw से, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास F है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy है। तो यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, सो dw विल बी इक्वल टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर y dx, और साथ में हमारे पास dy है। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy के लिए हमारे पास वर्कडन आ गया। तो टोटल वर्कडन कितना होगा, अगर हमें लेयर को डिस्प्लेसमेंट देना है y, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द टोटल वर्कडन फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द थिन लेयर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय। अगर आप लेयर को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dw माइनस रो ओमेगा स्क्वायर dx जो है वो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ y का dy, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू y। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन करके आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू थी हमारे पास a साइन ओमेगा t माइनस kx, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और इस बाय 2 को हमने रो के नीचे लिख दिया। सो वर्कडन विल बी इक्वल टू माइनस रो बाय 2 ओमेगा स्क्वायर dx a साइन ओमेगा t माइनस kx का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्कडन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्कडन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो थिन लेयर के ऊपर वर्क किया गया है, यहाँ पर वर्कडन ऑन द थिन लेयर हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्कडन कौन कर रहा है, ये वर्कडन कर रहा है हमारे पास ये वेव्स। ये वेव्स जो है वो इस थिन लेयर को डिस्प्लेस कर रही हैं। तो यहाँ पर वर्कडन का साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन ऑन द थिन लेयर। तो स्टूडेंट्स हम वर्कडन तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने वर्कडन निकाल लिया था इन प्रोवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट y टू द थिन लेयर, जो कि हमारे पास ये निकल के आया था। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ये बनेगा हमारे पास माइनस रो बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर आगे लिख लिया, dx और साइन का भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx लिख लिया। देखिए स्टूडेंट्स ये जो वर्कडन किया गया है थिन लेयर के ऊपर इन डिस्प्लेसिंग द थिन लेयर बाय डिस्प्लेसमेंट y, यही वर्कडन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थिन लेयर की फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्कडन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द थिन लेयर। तो ये वर्कडन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है थिन लेयर का। सो
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थिन लेयर U इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा था कि वर्क डन थिन लेयर के ऊपर किया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी लेते समय हम माइनस साइन जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी रो बाय 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर dx साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है लेयर की और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है थिन लेयर की। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वो होगी हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी एंड पोटेंशियल एनर्जी यू। सो ई विल बी इक्वल टू, टी की वैल्यू हमने 3rd इक्वेशन में निकाली थी, 3rd इक्वेशन नहीं थी, देख लेना आप कौन सी इक्वेशन थी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाफ रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, और यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है रो बाय 2 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर dx साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो यहाँ से कुछ टर्म जो है वो कॉमन आ जाएंगी, हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dx कॉमन आ गया, अंदर आ गया cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, तो ये तो हो गया 1। तो हमारे पास सिंपली टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओमेगा जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की जगह हम यहाँ पर 2 पाई न्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज है, हाफ रो a स्क्वायर न्यू स्क्वायर साथ में dx है। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर रो dx। तो हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी जो कि होता है हमारे पास टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम। टोटल एनर्जी थिन लेयर की निकल के आई है हमारे पास 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर रो dx, और वॉल्यूम हमारे पास थिन लेयर का था dx, तो dx से dx जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एनर्जी डेंसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा 2 पाई न्यू स्क्वायर a स्क्वायर इनटू डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पर डिपेंड कर रही है, साथ के साथ डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वेव इंटेंसिटी, जिसे हम एनर्जी फ्लक्स या एनर्जी करंट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव, जिसे हम एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी करंट भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द wave passing per unit area of cross section per second when area of cross section is perpendicular to the direction of wave propagation। देखिए स्टूडेंट, जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो हमारी वेव थी वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर थी। इस केस में जो टोटल एनर्जी पास होगी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, उसे ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। एनर्जी डेंसिटी था हमारे पास टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पर, और वॉल्यूम का जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर यूनिट एरिया, हमें इसे एरिया के यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, और हमें यहाँ पर सेकंड भी चाहिए। तो पर सेकंड के लिए हमें यहाँ पर टाइम से डिवाइड भी करना होगा इसको। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें, अगर एनर्जी डेंसिटी को वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो एनर्जी मिल जाएगी जो पास हो रही होगी पर यूनिट एरिया ऑफ सेक्शन पर सेकंड। कैसे, क्योंकि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑफ द वेव फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड। तो ये जो हमारे पास टर्म बनेगी, अगर हम एनर्जी डेंसिटी को वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ द वेव का एक्सप्रेशन आएगा एज द वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस v पर सेकंड। देखिए जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम को हम यहाँ पर यूनिट टाइम ले लें तो वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। मींस जो वेव है वो 1 सेकंड पर v डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। तो इसलिए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई वेव वेलोसिटी। जैसे मैंने एक्सप्रेस किया कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ द वेव पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन था 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर रो, और इससे अगर हम वेव वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द वेव। यहाँ पर हमारे पास वेव वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है विद एनर्जी डेंसिटी। तो इसे ही हम एनर्जी
फ्लक्स या फिर एनर्जी करंट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू वेव एंड ऑसिलेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।